स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। परिसीमन पर पीएम मोदी की संसद में गारंटी, कहा उत्तर दक्षिण किसी राज्य से नहीं होगा भेदभाव। महिला आरक्षण बिल को बताया समय की मांग, नारी शक्ति को उनका हक देकर प्रायश्चित करने का अवसर। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में परिसीमन के भ्रम को किया दूर, कहा परिसीमन से नहीं घटेगी दक्षिण की सीटें। परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष फैला रहा है भ्रम। महिला आरक्षण बिल के समर्थन और परिसीमन बिल के विरोध में कांग्रेस, प्रियंका गांधी बोली विधेयक पास तो लोकतंत्र हो जाएगा खत्म। मौजूदा सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं। बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रिब्यूनल में जिनकी अपील मंजूर वो डाल सकेंगे वोट। कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बढ़त के साथ क्लोजिंग। डिफेंस मेटल आईटी शेयरों में खरीदारी, बैंकिंग ऑटो शेयरों में रहा दबाव। विप्रो ने पेश किए चौथे तिमाही के कमजोर नतीजे, 0.2% कांस्टेंट करेंसी आय में उछाल। अगली तिमाही के लिए -2% से 0% ग्रोथ का गाइडेंस। 15,000 करोड़ के बायबैक को मंजूरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर अकासा एयर और स्पाइस जेट के विमान टकराए, पार्किंग एरिया में हुआ हादसा। दोनों प्लेन को नुकसान, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित। गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र के कई जिलों में 44% तक पहुंचा पारा। मौसम विभाग के अगले कुछ दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी। दिल्ली में बढ़ा गर्मी का सितम, कल तक तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण के साथ महिलाओं को उनका हक दिया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि आज जो लोग इसका विरोध करेंगे उन्हें नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए और वो क्रेडिट का ब्लैंक चेक विपक्ष को देने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दशक से कोई ना कोई बहाना बनाकर महिला आरक्षण को लटकाया गया है, अब इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने सबसे अपील की कि एक साथ मिलकर महिला आरक्षण को पास किया जाना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। पीएम ने यह भी कहा कि 2024 में जो नहीं कर पाए वो अब 2029 में उसे लागू किया जाए। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। प्रधानमंत्री मोदी ने परिसीमन पर भी भरोसा दिया और कहा कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में परिसीमन को लेकर विपक्ष के भ्रम को दूर किया। उन्होंने कहा कि परिसीमन से दक्षिण के राज्यों में सीटें कम नहीं होंगी। तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार मौजूदा 543 सीटों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दे रही। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष को आखिर ऐतराज क्यों है और इससे क्या कुछ बदल जाएगा? देखिए, दरअसल ऐतराज इस बात को लेकर के है कि महिला आरक्षण तो आप दीजिए, यानी लोकसभा में जो सीटें हैं उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए, लेकिन इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन से मत जोड़िए, यानी डिलिमिटेशन से मत जोड़िए। जबकि हुआ यह है कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल के साथ साथ, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन बिल कहा जाता है, उसके साथ साथ सरकार ने डिलिमिटेशन का भी बिल लाया है। उसके जरिए ये क्या होगा कि अभी जो लोकसभा में अधिकतम सीटें 543 है वो बढ़ करके 850 हो जाएंगी। अब 543 से जो सीटें बढ़ेंगी 850 होंगी, वो दरअसल 543 का 33% होगा जो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। विपक्ष का आरोप यह है कि इससे पहली बात तो ये हो कि दक्षिण भारतीय राज्यों की भागीदारी कम हो जाएगी, उनका अनुपात कम हो जाएगा। इसका जवाब प्रधानमंत्री ने खुद दिया और कहा कि इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि दक्षिण भारतीय राज्यों के भागीदारी लोकसभा में या फिर उनका जिस अनुपात में हिस्सेदारी अभी है उसी अनुपात में रहेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दूसरी आपत्ति ये हुई कि इस महिला आरक्षण में आप विमेन OBC आरक्षण को लागू करिए, मुस्लिम आरक्षण को लागू करिए, तो उसका सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को लागू करने की बात को सीधे से खारिज कर दिया। तीसरी बात ये हुई कि महिला आरक्षण लागू करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों है। ये इसलिए आपत्ति उठी है क्योंकि सरकार ने महिला आरक्षण बिल जो संशोधन ला रही है उसमें एक बड़ा बदलाव ये करने जा रही है कि अब इस संशोधन के बाद महिला आरक्षण जो है वो अगले लोकसभा चुनाव में ही लागू हो जाएगा। 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें ही महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। उसी समय आपको 850 सीटों के लिए लोकसभा का चुनाव होगा, जबकि अगर मौजूदा कानून के हिसाब से चलते तो हमें 2034 तक का इंतजार करना पड़ता। तो ये भी एक बड़ा पेंच है। और परिसीमन जो करेंगे यानी लोकसभा के सीटों का जो बंटवारा करेंगे वो कैसे करेंगे, उसमें विपक्ष को लगता है कि सरकार यहां पर राजनीति कर रही है। यही वजह है कि विपक्ष इसका आलोचना कर रही है, लेकिन सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि इस पूरे बिल को लाने के पीछे कोई राजनीति नहीं है, दरअसल महिलाओं को सशक्त करना है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। संसद में महिला आरक्षण पर घमासान पर ही आज आवाज अड्डा में भी चर्चा होगी। नारी शक्ति पर संग्राम, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।
अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में अपना आदेश अपलोड किया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों की अपील अपीलीय ट्रिब्यूनल में मंजूर की जाएगी उन्हें 23 अप्रैल को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। इस पर ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, बताइए आखिर एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया अभी भी जारी है। शुरुआत में इसमें 90 लाख लोगों के नामों के ऊपर ऑब्जेक्शन थी, लेकिन अब ये घट करके मात्र 34 लाख रह गई है और 34 लाख में भी ट्राइब्यूनल उस पर लगातार सुनवाई कर रहे हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच अपना एक ऑर्डर दिया है, खासतौर पर कि जब इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और उसके बाद जब नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद वोटर लिस्ट में कोई भी नाम घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जो ट्राइब्यूनल्स हैं अगर वो किसी व्यक्ति की अपील को मंजूरी दे देते हैं तो वो व्यक्ति आगे चल करके चुनावों के अंदर वोट कर सकता है। ये भी बता दूं कि बंगाल में 2 चरणों के अंदर वोट होंगे, तो पहले चरण के वोट 23 अप्रैल को होने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्राइब्यूनल मंजूरी दे देता है तो वो व्यक्ति 23 तारीख को अप्रैल को वोट कर सकता है और अगले चरण में भी, यानी कि जब 29 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो व्यक्ति अपना अगर ट्राइब्यूनल उसको मंजूरी देता है तो वो वोट कर सकता है। तो ये जो जितने भी वोटर्स हैं जिनकी अभी अपील पेंडिंग है उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। जी असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज एक गंभीर घटना हुई जब स्पाइस जेट का एक विमान टैक्सिंग करते वक्त अकासा एयर के खड़े हुए विमान से टकरा गया। इससे दोनों विमानों को नुकसान हुआ है। स्पाइस जेट विमान के राइट विंग को नुकसान पहुंचा है और अकासा विमान के लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को क्षति पहुंची है। स्पाइस जेट ने घटना के बाद अपना B737-700 विमान ग्राउंड कर दिया। घटना के वक्त अकासा एयर की दिल्ली से हैदराबाद की फ्लाइट स्टैंड पर खड़ी थी। डीजीसीए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कारोबारी हफ्ते के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेक्टोरल मोर्चे पर डिफेंस, मेटल और आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है, जिससे कुछ सपोर्ट मिला है। बाजार की ज्यादा डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए कैसे रहा है बाजार का हाल? तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन अगर हम बाजार की बात करें तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट जो है वो आज के सत्र में देखने को मिला है। बैंकिंग शेयर्स की बात कर ली जाए, ऑटो की बात कर ली जाए, प्रेशर यहाँ पे डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज एक ग्रीन जो क्लोजिंग है वो होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा बाकी के सेक्टर का एक बार स्नैपशॉट लेके आइए। उसमें अगर देखा जाए तो देखिए मेटल्स में अच्छा खासा इजाफा आज देखने को मिला है। आईटी, एफएमसीजी, रियलिटी, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस शेयर्स में अच्छे खासे जो गेन्स हैं वो देखने को मिले। फ्लिप साइड में ऑटो, पीएसयूज, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई पड़ा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की एक बार बात कर ली जाए तो देखिए हिंडाल्को एंटरप्राइजेज, ट्रेंट और अडानी पोर्ट्स में एक शानदार गेन आज के सत्र में देखे गए हैं, बट एट द सेम टाइम लूजिंग पॉकेट की एक बार बात कर ले तो देखिए एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग दिग्गज में सबसे पहला पेन ओएनजीसी, एचडीएफसी लाइफ और टाइटन आज एक गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मेटल शेयर्स की मैंने बात करी जैसे कि, तो वहां पे देखिए कि काफी लंबे सत्र से ही हम देख रहे हैं कि मेटल के शेयर्स की जो चमक है वो और भी ज्यादा हमें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है और वही रीजन आज भी देखने को मिला है। इनफैक्ट आज आईटी स्टॉक्स में भी हम बात करें तो अच्छे खासे गेन्स इन्फोसिस, एम्फेसिस, इन्फोसिस, साथ में एलटीआईएम और कोफॉर्ज ने शानदार तेजी दिखाई। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक्सपायरी के दिन जो सेंसेक्स की मार्केट में एक वॉलेटाइल मूवमेंट था, लेकिन मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धार्मिक भेदभाव के आरोपों में लेंसकार्ट फंसती दिख रही है। कंपनी की ड्रेस कोड पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। कंपनी पर हिंदू प्रतीकों की अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, समझा रहे मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। बड़ा गंभीर मामला है। दरअसल आप देखें तो लेंसकार्ट के जो कर्मचारी होते हैं इनके लिए एक इंटरनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाता है। उनके एचआर ने ये पॉलिसी बनाई थी कि ड्रेस कोड कैसा होगा, और उसमें आप देखें तो इसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो हिंदू भावना है इनके साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और धार्मिक तौर पर आप देखें तो बड़ा भेदभाव यहाँ पर सामने आएगा। इसको पूरी बारीकी से समझते हैं। दरअसल इस वायरल डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई वर्कर है
इसके ऊपर इतना सख्त ड्रेस कोड इन्होंने लगा रखा है कि कोई महिला अगर चाहती है तो बिंदी नहीं लगा सकती। अगर सिंदूर किसी को लगाना है तो ऐसे सिंदूर लगाए जो किसी सामने वाले को दिखे नहीं। कलावा नहीं बांध सकते, तिलक नहीं लगा सकते, टीका नहीं लगा सकते। जो सिख भाई हैं, सरदार भाई हैं, अगर वो पगड़ी पहनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ काले रंग की पहने। ये रहे सारे नियम इतने कठोर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो ये बता रहे हैं कि हिजाब पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, हिजाब पहना जा सकता है। तो सीधे तौर पर आप देखें तो धर्मों के प्रति जो भेदभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये मामला सामने आया। लेकिन क्योंकि ये मामला तूल पकड़ गया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, इसी के बाद जो पीयूष बंसल साहब हैं, इनकी तरफ से सफाई देखने को मिली। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट पुराना है। कितना पुराना है मैं आपको बताऊं, सिर्फ फरवरी का ही है। इसके बाद से बता रहे कि कंपनी के जो ग्रोथ के ट्रांजिशन है उसके साथ उनकी पॉलिसीज़ भी चेंज हो गई, इवॉल्व हो गई, लेकिन सिर्फ फरवरी की तो बात है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई नया डॉक्यूमेंट आया या फिर इसे हटा दिया गया सिस्टम से, बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके लेकर वो बड़ी माफ़ी भी मांग रहे हैं और दोबारा भी 2 घंटे पहले भी एक्स पर एक पोस्ट उन्होंने किया हुआ है। अब बड़ी बात है कि एक्स एज अ प्लेटफॉर्म बहुत स्मार्ट है। अगर कुछ भी ऐसा भ्रमक होता है, कुछ गलत जानकारी यहाँ पर साझा की जाती है तो कम्युनिटी पोस्ट आ जाते हैं। स्क्रीन पर आएगा आपके सामने कि एक्स पर जो कम्युनिटी पोस्ट आया, इसमें बताया गया है कि सीधे तौर पर ये जो बता रहे हैं कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, कंपनी की ही है। और अभी फरवरी का ये मामला है, तो दबे शब्दों में वो कह रहे थे कि हाँ ये बात पुरानी है, लेकिन है। और बिल्कुल कम्युनिटी पोस्ट में यही देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो ये स्टॉक भी फोकस में और लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो अशोक लेलैंड ने एलसीवी सेगमेंट में नई कमर्शियल व्हीकल दोस्त और दोस्त प्लस एक्सेल लॉन्च की है। इस प्रोडक्ट के साथ ऑटो सेक्टर में ग्रोथ और चुनौतियों पर कंपनी के एलसीवी और इंटरनेशनल ऑपरेशंस के हेड अमनदीप सिंह से बातचीत की है दीपाली राणा ने। जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ओवरऑल एलसीवी सेगमेंट में, उसमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आगे जो पर्टिकुलरली जो सिटीज़ में है, जैसे जैसे गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहन दे रही है, जैसे जैसे इकोसिस्टम आ रहा है, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्त, बड़ा दोस्त दोनों में हमने इलेक्ट्रिक वर्जन की गाड़ियां, हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है स्विच, उन्होंने वो लॉन्च की हुई हैं। हमारा इसमें 2 से 4 टन में अगर आप देखेंगे तो 43% आज मार्केट शेयर है ईवी व्हीकल्स में। हम नंबर 1 है, मार्केट लीडरशिप है हमारी। और इन गाड़ियों को हम ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं और बहुत पसंद हमारे कस्टमर्स हमारी इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी कर रहे हैं। और सेम प्लेटफॉर्म में हम सीएनजी टिन फ्यूल, सेम प्लेटफॉर्म में हम डीजल दे रहे हैं, जिससे कि कस्टमर को आगे चल के रखरखाव में, पार्ट्स में, रीसेल वैल्यू में बहुत एडवांटेज होने वाला है। अच्छा, रसल खेमा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के फिलहाल क्या हालात हैं? क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन कम हुआ था और इनफैक्ट इस पूरे सिनेरियो से पहले 100% कैपेसिटी पर वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी काम करती थी। अभी कितना प्रोडक्शन कम हुआ है, क्या हालात हैं? देखिए, रसल खैमा में यस, प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जो बाहर से सामान आता है वो उतना उस तरह से जो पहले आता था नहीं आ पा रहा है। हमने कुछ अल्टरनेट लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था की है अब, सो धीरे धीरे जो ये इम्पैक्ट है ये कम होगा। अगर मैं आपको लास्ट मंथ का बताऊं तो करीब हम 65% तक की कैपेसिटी पे हमने फिर भी वहाँ पे गाड़ियाँ प्रोड्यूस की हैं। और इस महीने वो और बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने ऑल्टरनेट जो सोर्सेज हैं उनका हम इंतज़ाम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट लॉजिस्टिक्स का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारी वहाँ पे डिमांड कस्टमर की बहुत अच्छी है, कस्टमर्स हमारी गाड़ियों की वेट कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि हमारा प्लांट पूरा वहाँ पे फुल कैपेसिटी पे चलता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इस जो ये क्राइसिस है इसका सॉल्यूशन निकलेगा और हम वापस से अपने फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस में आएंगे। फिलहाल ओएमसीज को 60 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है डीजल पर और पेट्रोल पर 24 रुपये प्रति लीटर का। तो यानी स्लोली एंड इवेंचुअली प्राइसेस तो इंक्रीज होंगे, विच इज़ इनएविटेबल। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, आई एम श्योर इस इंटेंसिटी से तो नहीं बढ़ेंगे, बट अगर बढ़ते हैं तो क्या डिमांड पर असर होगा, स्पेशली डीजल व्हीकल्स पर?
देखिए, कमर्शियल व्हीकल का जो, जैसा मैंने कहा कि डिपेंड करता है टीसीओ के ऊपर। अगर मार्केट में डिमांड है और फ्रेट भी कस्टमर के उस हिसाब से बढ़ते हैं और उस हिसाब से बढ़ पाते हैं तो फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, शुरू में एकदम से थोड़ा इम्पैक्ट आता है शॉर्ट टर्म को लेके, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो ये क्राइसिस है बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकलेगा, बिकॉज इस तरह से देर इज सभी सिर्फ इंडिया की नहीं, सभी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ पे इसका असर पड़ रहा है। तो आई एम श्योर कि इसका कोई ना कोई हल बहुत जल्दी निकलेगा। ने लगा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। कैसा है गर्मी का मिजाज और कब मिलेगी राहत, इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की है संवाददाता असीम मनचंदा ने। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करता हूँ। तापमान काफी बढ़ने लगा है, कई जिलों में 44 डिग्री तक पहुंच गया। कब तक ऐसा रहेगा? महाराष्ट्र में कई जगह जो टेम्परेचर्स हैं वो 43 डिग्री से ज़्यादा हैं और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नियरली हीट वेव के ग्रिप में है, जिसके लिए अगर आप जो मैप देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट पूरा जो आप देखेंगे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, वहाँ पे हमने हीट वेव का वार्निंग दिया है। इसके अलावा कोंकण में हमने हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग दिया। वहाँ ह्यूमिडिटी भी हायर साइड रहता है और उसके लिए वहाँ हमारा हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग है। इसके साथ ही पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट में हमारा हॉट एंड ह्यूमिड का है, स्टार्टिंग फ्रॉम केरला, कोस्टल कर्नाटका, देन कोंकण, गोवा एंड गुजरात के जो कोस्टल हिस्सा है वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 दिन बाहर रहने का हमारा अनुमान है। उसके बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की पॉसिबिलिटी है। जो भी है मार्जिनल हीट वेव है। इसके अलावा बाकी हिस्सों में भी अगर आप देखें, आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने उड़ीसा के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए भी हमने हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग दे रखा है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है छत्तीसगढ़ के लिए और ईस्ट एमपी के लिए, वहाँ भी हीट वेव हो सकता है, लेकिन मार्जिनल हीट वेव ही है। ऐसा बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। सर, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो अभी तापमान बढ़ने लगा है, 38-40 के आसपास पहुंच गया। कब कैसा रहेगा वहाँ पे? देखिए, टेम्परेचर जैसे कल भी था ऑलमोस्ट 39-41 के बीच में, अब 1 आधा डिग्री और बढ़ सकता है। आने वाले 3 दिन ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो रहेगा। उसके बाद 19 को हम मान रहे हैं कि थोड़ा हो सकता है क्लॉडी रहे। चलिए अब बढ़ते आगे और आपको बता दें, अमेरिका में H1B वीजा की दिक्कत के बीच अब EB-5 वीजा की डिमांड बढ़ गई है। ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा होता है। भारतीय लोग करोड़ों रुपए की फीस देकर EB-5 वीजा ले रहे हैं। आखिर क्या है EB-5 वीजा और दूसरे वीजा के मुकाबले क्यों प्रचलित हो रहा है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। ये हैं डॉक्टर अमित भट्ट, जो स्पाइन के सर्जन हैं। वहीं डॉक्टर विशाल चंगेला बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं। दोनों ने अमेरिका में $8-8 लाख फीस देकर ग्रीन कार्ड ले लिया है। अब ये अपने अपने परिवार के साथ अमेरिका में सेट हो जाएंगे। मेरे दोनों बेटे वहाँ पे अंडरग्रेड कर रहे थे आईटी सेक्शन में, और इस वजह से उनके फ्यूचर के लिए दैट इज द ओनली ऑप्शंस कि मैं EB-5 के थ्रू इन्वेस्ट करके उनके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करूं। और विद दिस EB-5 वी गॉट द ग्रीन कार्ड। वो लोग वहां पे सेटल है नाउ। EB-5 पाथवे के ऊपर मुझे और मेरे परिवार को ग्रीन कार्ड परमानेंट प्राप्त हुआ। अभी मैं कुछ समय में US जाके सेटल होने का सोच रहा हूँ। EB-5 वीजा की फीस $8 लाख यानी 8 करोड़ रुपए है। इस वीजा की खासियत है कि ये रकम निवेश के तौर पर ली जाती है, इसलिए इसको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा कहते हैं। 5 साल तक यह निवेश रखने पर पति पत्नी और 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चों को दूसरे साल ही टेम्पररी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अमेरिका में कहीं भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के 2 साल में 10 नौकरियां पैदा होनी चाहिए। बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस डिपार्टमेंट ओके करता है और सभी सदस्यों का परमानेंट ग्रीन कार्ड आ जाता है। इतना ही नहीं, निवेशित रकम ब्याज के साथ वापस मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि कोई भी मौजूदा प्रेसिडेंट EB-5 वीजा होल्डर को वहां की कांग्रेस की अनुमति के बगैर नामंजूर नहीं कर सकता। जानकार कहते हैं कि पिछले 6 महीने में भारत से हजारों आवेदन इस वीजा के लिए किए गए हैं। 1 अक्टूबर से लेकर की 2025 से लेकर की आज तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 1400 के प्लस फैमिलीज ने EB-5 फाइल किया हुआ है।
और जिस तरह से हम डिमांड देख रहे हैं तो लगता है कि और भी इन फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ेगी और ज्यादा फाइलिंग होगी। अमेरिका के वीजा को लेकर जो मायूसी हो रही थी, ऐसे माहौल में लोग EB-5 वीजा की तरफ रुख कर रहे हैं। दूसरे वीजा की तुलना में EB-5 ज्यादा सुरक्षित होने के कारण लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं और आगे भी इसका क्रेज बरकरार रह सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। संसद में महिला आरक्षण पर घमासान पर ही आज आवाज अड्डा में भी चर्चा होगी। नारी शक्ति पर संग्राम, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।